अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें डिफरेंट फिनोमेना हमने देखे। उसमें हमने रिसेंटली जो पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। उसमें हमने देखा है कि वो स्ट्रिक्टली जो है लाइट की पार्टिकल नेचर को जो है वो जाहिर करता है। तो इस तरह काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। कभी लाइट जो है वो एज ए वेव बिहेव करती है और कभी एज ए particle behave करती है. So phenomena such as the photoelectric effect and the Compton effect offer ironclad evidence that when light or other forms of electromagnetic radiation and matter interact, the light behaves as if it were composed of particles having energy hf and momentum h over lambda. ये इक्वेशंस में हमने देखी कि जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास एच एफ होता है, इसमें एफ फ्रिक्वेंसी और मोमेंटम जो है वो एच ओवर लैम्डा होती है. सो हाउ कैन लाइट बी कंसीडर्ड अ फोटोन, इन अदर वर्ड्स ए पार्टिकल व्हेन वी नो इट एज अ वेव. सो लाइट जो है वो किस तरह से एक फोटोन जो है वो पार्टिकल हो सकता है जब हम इसको वेव भी कह रहे हैं. So on one hand, we describe light in terms of photons having energy and momentum. On the other hand, light and other electromagnetic waves exhibit interference and diffraction pattern or diffraction effects, which are which are consistently which are consistent only with a wave interpretation. ठीक है, तो जो हमारे पास इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स हैं, they are related with the wave nature of light. और Compton effect और photoelectric effect, they show the particle nature of light. जो है वो कुछ जगह पे वेव की तरह बिहेव कर रही है, कुछ जगह पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है. So which model is correct? Is light a wave or a particle? The answer depends on the phenomena being observed. आंसर जो है इस चीज़ का वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फिनोमेना की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट की बात करेंगे तो वो फिनोमेना जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होगा. और अगर इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो फिनोमेना जो है वो वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होगा. Some experiments can be explained either better or solely with the photon model, whereas others are explained either better or solely with the wave model. तो ये जो अभी हम डिस्कस किया, कुछ जो है वो वेव मॉडल और कुछ पार्टिकल मॉडल से एक्सप्लेन होंगे. The end result is that we must accept both models and admit that true nature of light is not describable in terms of any single classical picture. So दोनों मॉडल जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएं और क्लासिकल फिजिक्स की तरह एक सिंगल मॉडल जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. The same light beam that can eject photoelectrons from metal, यानी photoelectric effect की बात कर रहा है, meaning that beam consists of photons, can also be diffracted by a grating, यानी किसी भी diffraction grating से वो diffract भी हो सकते हैं, meaning that यानी interference या diffraction phenomena की बात कर रहे हैं, meaning that the beam is a wave. In other words, the particle model and the wave model of light complement each other. Particle और wave model जो हैं वो complement करते हैं एक दूसरे को. So आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, लाइट जो है इसकी डुअल नेचर है और डिपेंड करता है कि आप किस एक्सपेरिमेंट या किस फिनोमेना की बात कर रहे हैं. ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों मॉडल जो हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री.
The success of a particle model of light in explaining the photoelectric effect and Compton effect raises many other questions. If light is a particle, what is the meaning of the frequency and wavelength? ठीक है, अगर पार्टिकल है तो फिर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या मतलब है, क्योंकि पार्टिकल के साथ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एसोसिएटेड नहीं होती. And which of these two properties determine its energy and momentum? तो कौन सी प्रॉपर्टी इसके एनर्जी और मोमेंटम जो है उसको डिफाइन करती है. उसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं. Is light simultaneously a wave and a particle? Although photons have no rest energy in non-observable quantity because the photon cannot be at rest. ठीक है, फोटोन जो है वो रेस्ट में नहीं हो सकता. ये लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ. Is there a simple expression for the effective mass of a moving photon? ठीक है, the rest mass हम कहते हैं moving photon का जो है वो जीरो होता है. If photons have effective mass, do they experience gravitational attraction? What is the spatial extent of a photon and how does an electron absorb or scatter one photon? तो ये हमने इंटरेक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में भी डिस्कस की चीज़ें. सम ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड. ठीक है, कुछ के जवाब तो हमने देख लिए ऑलरेडी जब हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे. ठीक है, क्वांटम फिजिक्स है. बट अदर्स डिमांड अ व्यू ऑफ एटॉमिक प्रोसेसेस दैट इज टू पिक्टोरियल एंड लिटरल. तो बाकी जो है उनके आंसर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं क्या फिनोमेना को किस तरह देखना है. Many of them stem from classical analogies such as colliding billiard balls and ocean waves breaking on a seashore. Quantum mechanics gives light a more flexible nature by treating the particle model and the wave model of light as both necessary and complementary. Quantum mechanics जो है देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को जो है वो ट्रीट करती है और दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल जो है वो दोनों का बनाती है मुख्तलिफ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए. नाइदर मॉडल कैन बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली टू डिस्क्राइब ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. यानी कि एक मॉडल जो है वो सिर्फ इस्तेमाल करके आप तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स उस जगह पे लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी. ठीक है, पार्टिकल्स को समझेंगे तो आप फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ जगह पे आप उसका एज अ वेव ट्रीट करेंगे तो उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें. A complete understanding of the observed behavior of light can be attained only if the two models are combined in complementary manner. ठीक है, तो दोनों जो मॉडल हैं जब तक आप उनको कंबाइन नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे. उसके बाद देखें द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स. सबसे पहले जो है वो डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी पार्टिकल के साथ जो है ना वेव एसोसिएटेड होती है और उसका मोमेंटम पी जो है वो एच ओवर लैम्डा होता है. ठीक है, तो ये उसकी पीएचडी की डिसर्टेशन थी, यानी पीएचडी थीसिस जो था उसमें उसने ये चीज़ लिखी हुई थी, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा. तो उसको वो एक्सप्लेन करता है कि वो कहता है कि स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस टू द डुअल नेचर ऑफ लाइट ऑफन फाइंड द कंसेप्ट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस. वी आर अकस्टम्ड टू रिगार्डिंग सच थिंग्स एज बेसबॉल्स. यानी बेसबॉल है तो हम उसको पार्टिकल कहते हैं, और अगर हमारे पास साउंड वेव्स हैं तो उनको हम जो है वो उनको मोशन फ्रॉम वेव मोशन कहते हैं. Every large-scale observation can be interpreted by considering either a wave explanation or particle explanation. But in the world of photons and electrons, photons और electrons के केस में जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता. वेव और पार्टिकल सेपरेट आप नहीं कह सकते. So photons
और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के साथ भी जो है वो एसोसिएटेड होती हैं. Such distinctions are not as sharply drawn. Even more disconcerting is that under certain conditions, the things we unambiguously call particles exhibit wave characteristics. So in 1923, ठीक है, क्या डी ब्रोगली ने postulate दिया है कि जी that because photons have both wave and particle characteristics, perhaps all forms of matter have both properties. तो कोई भी जो है मैटर की फॉर्म जो है उसकी जो है वो वेव और पार्टिकल नेचर है. तो उसने जो इक्वेशन दी इस चीज़ को देखते हुए इसने हर पार्टिकल के साथ एक वेव जो है वो एसोसिएट कर दी. P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा. अब देखें वेव जो है इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के साथ जो एसोसिएटेड है वो तो हमें समझ आ जाती है, इसकी हमें एनर्जी HF और वेव लेंथ वगैरह सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं. लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक क्रिकेट बॉल है उसके साथ भी उसका कहना है कि एक वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है. लेकिन वो वेव नेचर हमें क्रिकेट बॉल की जो है वो तो हमें समझ नहीं आती. क्यों नहीं आती? क्योंकि अगर इस फार्मूला से हम देखें तो उसकी जो वेव लेंथ है वो बहुत कम उसकी वैल्यू आती है. इस वजह से हम वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते. So डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर P भी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, P को इधर ले, लैम्डा को लेफ्ट साइड पे लेना. सो H ओवर M इंटू U, mass into velocity. Furthermore, in analogy with photons, de Broglie postulated that particles obey the Einstein relation E is equal to hf. So where E is the total energy of the particle, the frequency of a particle is then F is equal to E over H. तो यहाँ से आप frequency भी उसकी निकाल सकते हैं in terms of energy. The dual nature of matter is apparent in equation these because each contains both particle quantities यानी मोमेंटम और एनर्जी है. पार्टिकल क्वांटिटी देखें, मोमेंटम एनर्जी, और वेव क्वांटिटीज जो है वो आपके पास लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी एफ. तो दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी. उसके बाद देखें एग्जांपल 40.5 वेवलेंथ्स फॉर मैक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो उसके लिए देखें आपको मैस चाहिए, उसका मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और उसकी वेलोसिटी जो है वो गिवन है. सो कंसेप्चुअलाइज करें इसको, कंसेप्ट उसका, और जो आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ अभी हमने देखा लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर P. तो इस केस में P जो है वो M इंटू ME इंटू U हो जाएगा. तो इसमें पुट करें वैल्यू H की 6.63 into 10 raised to power minus 34. Mass of electron 9.11 into 10 raised to minus 31 into velocity 1 into 10 raised to power 7 meter per second.
सो अब देखें वही कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्रिकेट बॉल है या एक रॉक का पीस है जिसका मास 50 ग्राम है और उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम है, सिर्फ 40 मीटर पर सेकंड है. सो व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ? A rock of mass 50 grams from the speed of 40 meter per second. What is its de Broglie wavelength? So lambda is equal to h over mu. Lambda is equal to h over mu. h की वैल्यू पुट करेंगे mass of the rock into velocity. तो ये देखें आपके पास जो wavelength है that is so small 3.32 into 10 raised to power minus 34. So this wavelength is much smaller than any aperture through which the rock could possibly pass. Hence, we could not observe diffraction effects, and as a result, the wave properties of large-scale objects cannot be observed. तो ये हमने इसका नतीजा निकाला है, जो लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेव प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते. सो आज के लेक्चर में हमने देखा है फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उसमें हमने देखे फोटॉन्स की वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को डिस्कस किया है. उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास पार्टिकल वो भी दोनों नेचर जो है वो शो करते हैं. तो इस तरह कई सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ एक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होते हैं. यानी सिर्फ पार्टिकल मॉडल या सिर्फ वेव अगर मॉडल ले लें और आप कहेंगे आप सारे कॉन्सेप्ट्स को लाइट के फोटॉन्स के एक्सप्लेन कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपको दोनों मॉडल्स में वो यूज़ करने पड़ते हैं और डिपेंड करता है कि कौन सा फिनोमेना जो है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. उसको देखते हुए जो है वो आप उस पार्टिकल या वेव मॉडल को अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो पार्टिकल मॉडल से एक्सप्लेन होते हैं, जबकि इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन होते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट से. या आप कह सकते हैं वेव मॉडल से. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वेव हम कहते हैं कि लाइट जो है वो एक्सपेक्ट करती है डुअल नेचर. तो अगर हम क्लासिकली देखेंगे कि जी एक ही मॉडल हो और सारे एक्सप्लेन हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल. तो क्वांटम फिजिक्स जो है इस मामले में फ्लेक्सिबल है और वो दोनों मॉडल जो हैं वो लॉ करती है कि अप्लाई करके हम मुख्तलिफ जो फिनोमेनाज हैं उनको एक्सप्लेन करें. फिर हमने देखा जी वेव और पार्टिकल जो है वो नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर जो है वो किसी भी साइज में हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हो या बड़े साइज में हो तो वो कोई ना कोई वेवलेंथ जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड होती है. या हम कहते हैं उसका मोमेंटम जो है p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p. उसके बाद हमने देखे दोनों फॉर्म में कैलकुलेट किया मोमेंटम और एनर्जी जो है वो पार्टिकल क्वांटिटीज़ होती हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी इक्वेशन से. और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वेव क्वांटिटीज़ हैं. उनको हम जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. फाइनली हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट की और एक रॉक के लिए. तो वहाँ से हमने कंक्लूड किया कि जो लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वेव नेचर जो है वो ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है या पॉसिबल नहीं है. So with this we end today's lecture. Take care and Allah.